अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ज़हरा बेगम की मुझसे नफरत एक ऐसी हकीकत थी जिससे जमशेद पहलिस का हर शख्स वाकिफ था। लिहाजा उन्होंने मुझे टाल दिया और बात को गोल करते हुए बोली, यूसुफ बाबा, आपके कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया है। मौलवी साहब आते ही होंगे, आप तैयार हो जाएं। मगरिब के वक्त एक मौलवी साहब मुझे कुरान करीम पढ़ाने आते थे। इनके बाद 2 ट्यूटर मुझे घर में ही मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाया करते थे। इन्हीं दिनों मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया गया और मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह का था कि मुझे फुर्सत के लम्हात कम ही मिलते थे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैं स्कूल में होता था। वहाँ से वापसी पर दोपहर के खाने के बाद मुझे 1 घंटा आराम के लिए मिलता था। 4 से 6 बजे तक मुझे खेलने की मुकम्मल आज़ादी होती थी। इसके बाद पहले मौलवी साहब और फिर दूसरे टीचर आ जाते थे। रात 8 बजे मैं खाना खाता था। 1 घंटा मुझे टीवी देखने के लिए मिलता था। इस दौरान मैं अपनी पसंद के कार्टून देखा करता था। ठीक 10 बजे मैं बिस्तर पर चला जाता था। मैं तीनों वक्त का खाना ऊपरी मंजिल के डाइनिंग हॉल में खाया करता था। खाने में सिवाय मापारा के और कोई मेरा साथ नहीं देता था। ये डाइनिंग हॉल गेस्ट हाउस से मुंसलिक था। लिहाजा जब कोई ऐसा मेहमान वहाँ आकर ठहरा करता था जिसे जमशेद अली ख़ानदान के साथ खाने में शरीक नहीं करते थे, तो मुझे खाना अपने कमरे में खाना पड़ता था। दीगर अदब व आदाब के साथ खाने के तौर तरीके भी मुझे मापारा बेगम सिखाती थी। वो भी ऊपरी मंजिल में ही रहा करती थी और इनका बेडरूम मेरे बेडरूम के बराबर में ही था, जिसका एक दरवाज़ा मेरे बेडरूम में भी खुलता था। इस तरह हम जब चाहते एक दूसरे के कमरे में जा सकते थे। जब मैं 10 बजे बिस्तर पर जाता तो वो भी कपड़े बदल कर आ जाती थी। वही जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती थी वो मुझे कहानियाँ सुनाती या फारसी अशार गुनगुना कर लोरी सुनाती, जिन्हें सुनते सुनते मैं नींद के आगोश में पहुंच जाता था। लोन वाले वाक़े के बाद ज़हरा बेगम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं काजल के करीब भी न फटकूं। इन्होंने मापारा के सामने मुझसे फंकार कर कहा था, अगर मैंने तुम्हें काजल के पास देखा तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। ज़हरा बेगम, अगर आपको कुछ कहना है तो बराए करम मुझसे कहें। मापारा ने नरमी से कहा। तुम खामोश रहो, वो कड़क कर बोली और जिस तरह बेडरूम में आई थी इसी तरह वापस चली गई। एक बच्चे की फितरत होती है, इसे जिस काम से मना किया जाता है वो इसे करने की कोशिश ज़रूर करता है। मैं भी ये बच्चा फितरत रखता था, लिहाजा इस फिक्र में रहता था कि कब मौका मिले और आँख बचाकर काजल तक रसाई हासिल करूं। और ये काम बेहद मुश्किल होता था। अव्वल तो ज़हरा बेगम ही इसे अकेला नहीं छोड़ती थी। काजल के पैदाइश से पहले वो खासी सोशल किस्म की खातून थी, लेकिन बाद में इन्होंने पैलेस से निकलना बहुत कम कर दिया था और अगर वो कुछ देर के लिए काजल के पास से हट कर जाती थी तो मुलाजमा इसके पास मौजूद रहा करती। लेकिन एक रोज़ मुझे मौका मिल ही गया। ज़हरा बेगम ने शाम के वक्त ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। इत्तेफाक से मैंने ये हुक्म सुन लिया। मुलाजमा जो काजल के लिए मखसूस थी, ज़हरा बेगम के जाते ही वो बेफिक्र होकर कमरे से निकल गई और मैं फ़ौरन ही ज़हरा बेगम के बेडरूम में जा घुसा। मुलाजमा की बेफिक्री की वजह यह भी थी कि काजल सो रही थी, लिहाजा वो दूसरे मुलाजमों से गप्पे लड़ा सकती थी। इस वक्त काजल 7 या 8 महीने की थी और खासी सेहतमंद हो गई थी। वो सफ़ेद रंग का फराक पहने सो रही थी। मसला यह था कि पालने की दीवारें खासी ऊंची थी और मेरा सर बमुश्किल दीवारों के सिरे तक पहुंचता था। पालने के सुराखों से काजल को देखना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इसे गोद में लेना चाह रहा था। पहले मैंने इधर उधर देखकर कोई चीज़ तलाश की जिस पर चलकर मैं पालने के अंदर जा सकता, मगर इत्तेफाक से कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एक भारी भरकम हैंगिंग चेयर थी, लेकिन इसे खींचना एक 5 साल बच्चे के बस की बात नहीं थी। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक नाकामी के बाद मुतबादिल तदबीरों पर गौर करने लगा। एक तदबीर तो ये थी कि मैं पालना खींचकर बिस्तर तक ले जाऊं, मगर पालने का वजन मेरे लिए इसे हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने वाहिद काबिल अमल मगर खतरनाक तरीन रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। पालना ऊपर से चौड़ा था और इसका निचला हिस्सा निस्बतन छोटा था। इस डिज़ाइन की वजह से पालना खूबसूरत तो नजर आता था, लेकिन साथ ही गैर महफूज भी हो गया था। ज़रा सा जोर लगाने पर यह आराम से उलट जाता। छोटा होने के बावजूद ये पहलू मेरी नज़र में था और मैं पालने पर चढ़ने से डर रहा था, मगर काजल को छूने और इसे गोद में लेने की ख्वाहिश इतनी तवाना थी कि मैं इसके लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो सकता था, अपने लिए भी और काजल के लिए भी। मैंने पहले एक बार कमरे से बाहर झांका कि कहीं मुलाजमा ना आ रही हो। फिर मैंने एहतियात से वापस आकर अपने जूते उतारे। फिर दोनों हाथ पालने की दीवारों पर जमा कर मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, तो वही हुआ जिसका डर था। पालना एकदम गैर मतवाजन हुआ और एकदम इस तरफ उलट गया जिस तरफ से मैं इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और पालना पूरे वजन के साथ मुझ पर आ गिरा था। नीचे गिरते हुए मेरा सर जोर से फर्श से टकराया। अगर फर्श पर गद्दी इस कालीन न होता तो यकीनन मेरा सर फट जाता।
मगर पालना गिरना ही कुछ कम नहीं था। यूँ लगा जैसे मुझ पर कोई वजनी चट्टान आ गिरी हो। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरी चीख के साथ ही काजल के रोने की आवाज़ आई थी। वो इस बलाए नागहानी पर फरियाद पुना थी। चंद लम्हे पहले वो सुकून से अपने पालने की दुनिया में सो रही थी और एकदम ही इसकी दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। काजल की रोने की आवाज़ सुनकर मैंने पालने के नीचे से निकलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। पालना गैर मामूली वजनी था। खुशकिस्मती से इसी लम्हे मुलाजमा आ गई थी। गालबन काजल के रोने की आवाज़ सुनकर इसने लपक कर पालना सीधा किया और जब इसने काजल को देखा तो इसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। काजल की थोड़ी खून खून हो रही थी। शायद कि पालना गिरने की वजह से इसकी थोड़ी एल्युमिनियम की रेलिंग से जा टकराई थी। पालना हटने के बाद बमुश्किल खड़ा हुआ था। मेरे सर और सीने में शदीद दर्द हो रहा था मगर फिल वक्त में दर्द और काजल को भूल गया था और यहाँ से भागने की फिक्र में था कि जहरा बेगम वहाँ आ गई। इनके हाथ में शॉपिंग के डब्बे दबे हुए थे। उन्होंने काजल के रोने की आवाज़ सुनी थी इसलिए सीधी वहाँ आई थी और जब इन्होंने काजल का खून आलूद चेहरा देखा तो इनके हाथ से डब्बे छूट गए। क्या हुआ काजल को? वो चीखती हुई मुलाजमा की तरफ झपटी। मैं मौका पाकर भाग निकला। पीछे मुलाजमा हकला कर इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं सीधा कमरे की तरफ भागा जो इस घर में मेरी वाहिद पनाहगाह था मगर साथ ही मुझे यकीन था कि अभी ज़ोहरा बेगम आग बगोला होकर मेरे पीछे आएंगी और फिर मेरी खैर नहीं। मैं जाते ही बिस्तर में दबक गया। माँ पारा बेगम साथ वाले कमरे में थी। हस्बे तवक्कुल ज़हरा बेगम फौरन ही मेरे पास आई थी। गुस्से से इनका बुरा हाल था और मुँह से झाग के साथ मेरे लिए मुगलिजात भी निकल रही थी। इन्हें इस तरह गुस्से में देखकर मैं मज़ीद सहम गया था। मैंने वजाहत की कोशिश की। मेरा कोई कसूर नहीं था। नफरत ने ज़हरा बेगम के खूबसूरत नकोश यूं मस्क कर दिए थे कि वो मुझे एक कॉमिक बुक की चुड़ैल के किरदार से मिलती जुलती लग रही थी। इन्होंने मुझे घसीट कर बिस्तर से उतारा और पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तमाचे की शिद्दत से मेरा मुंह घूम गया था और गाल जैसे सुलगने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि दूसरा थप्पड़ लगाएं, माँ पारा बेगम ने पीछे से आकर उनका हाथ थाम लिया था। ये क्या कर रही हैं आप? उन्होंने गुस्से से कहा। इन्होंने मेरा नीला पड़ जाने वाला गाल देख लिया था। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ज़ोहरा बेगम ने गरज कर कहा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी जुर्रत क्यों कर हुई, माँ पारा इत्मीनान से बोली। उन्होंने ज़ोहरा बेगम का हाथ छोड़ दिया था जो अब भी गुस्से से लरज़ रही थी। इनके गुस्से की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया था। तुम 2 टके की औरत दाश्ता। बस, माँ पारा बेगम तैश में आ गई। अब आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकला तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। मेरी ज़बान खुल गई तो आप सबके सामने तमाशा बन जाएंगी। इस लम्हे ज़हरा बेगम का तमाम तर तैश सोडे की झाग की तरह बैठ गया। इनका चेहरा राख जैसा हो गया था और वो एक लफ्ज़ कहे बगैर मुड़ी और मेरे बेडरूम से चली गई। जब माँ पारा ने मुझे खुद से लिटाया तो मुझे अपने गाल में उठने वाली टीसों का एहसास हुआ था। मैं बेख्तियार से सक उठा था। शायद तकलीफ से ज़्यादा इस तजलील ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था जो ज़ोहरा बेगम ने माँ पारा के सामने मुझे मार कर की थी। मगर माँ पारा की मोहब्बत भरी आगोश ने मुझे जल्द पुरसुकून कर दिया। फिर उन्होंने नरमी से पूछा, यूसुफ बाबा आपने क्या किया था? मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैं इनसे झूठ बोल नहीं सकता था। मेरी बात सुनकर वो बोली, तभी ज़ोहरा बेगम इतने गुस्से में थी। गलती भी तो तुम्हारी थी। अगर ज़ोहरा बेगम ने तुम्हें थप्पड़ न मारा होता तो मैं सज़ा देती। जी नहीं, मैं इनकी गोद में मज़ीद दबक गया। आप मुझे नहीं मारेंगी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा तो मक्खन लगा रहे हो? उन्होंने मेरे मजरूब गाल को चूमा, फिर अपने कमरे से जाकर एक ट्यूब निकाल कर मेरे गाल पर मालिश करने लगी। न जाने ये मरहम का असर था या माँ पारा बेगम की मोहब्बत भरी उंगलियों का असर था। कितनी अजीब बात थी कि ज़ोहरा बेगम की तरह मैं माँ पारा को भी उनके नाम से पुकारता था। मैंने कभी इन्हें आंटी या इस किस्म के और लफ्ज़ से नहीं पुकारा, लेकिन जिस तरह ज़ोहरा बेगम का लफ्ज़ मेरे लिए नफरत की अलामत था, इसी तरह माँ पारा बेगम का लफ्ज़ मेरे लिए सरापा मोहब्बत था। मैंने दोनों का मुआवजा किया तो बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, ज़ोहरा बेगम गंदी हैं। ओहो, माँ पारा ने फ़ौरन ही मुझे सरजनिश की। बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते, याद रखो, हमेशा बड़ों की इज्जत किया करो। मगर उन्होंने मुझे मारा था, मैंने शिकायती लहजे में कहा। फिर मुझे ज़हरा बेगम के अल्फाज याद आ गए। उन्होंने आप रास्ता भी कहा था। ये गाली होती है ना? माँ पारा का रंग बदल गया था। हाँ, गाली होती है और बहुत बुरी गाली होती है। आइंदा तुम ये लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाओगे। मैं इन बातों को समझने के काबिल नहीं था, मगर मुझे शिद्दत से यह एहसास था कि ज़ोहरा बेगम और माँ पारा के दरमियान नापसंदीदगी का कोई रिश्ता मौजूद था। अगर ज़ोहरा बेगम सावनी सलोनी खूबसूरती रखती थी तो माँ पारा सुर्ख और सफ़ेद रंग की हसीन तरीन औरत थी, बल्कि वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। शायद इसलिए कि जमशेद पैलेस में वो वाहिद हस्ती थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। जमशेद अली भी मेरे हमदर्द थे, लेकिन वो पैलेस में बहुत कम रहा करते थे। ज़्यादातर वो सफ़र में रहा करते थे।
ظاہر ہے ایک بحری جہاز کے کپتان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے گھر آنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، بلکہ جب جمشید علی گھر آتے تھے تب بھی وہ زیادہ بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میرے پاس وہ بہت کم آیا کرتے تھے۔ ان حالات میں ماں پارا ہی وہ ہستی تھی جن پر میں مکمل طور پر بھروسہ کر سکتا تھا اور ان کی مکمل توجہ مجھے حاصل تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جمشید علی کی طرف سے میری پرورش کے معاملات میں وہ کلی طور پر خود مختار تھی۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔